आज हम बात करेंगे प्रोक्लामेशन और अटैचमेंट के बारे में, जिसको हम हिंदी में कहेंगे उद्घोषण और कुर्की। जो जब्त की जाती है उसको कुर्की बोलते हैं। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे सेक्शन 82 जो डील करता है प्रोक्लामेशंस को, और उसके आगे के सेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम सेक्शन 82 के बारे में बात करें तो सेक्शन 82 है प्रोक्लामेशंस के बारे में। जो आरोपी फरार हो गया है, जो आरोपी मिल नहीं रहा है, ये उसको डील करता है। जो आदमी एब्सकॉन्डिंग है, ये उसको डील करता है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि जब कोई व्यक्ति, जब न्यायालय को ये लगता है कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई एफआईआर हुई है या किसी व्यक्ति के ऊपर कोई केस हुआ है, उस समय अगर वो व्यक्ति मिल नहीं रहा है जिस तरह से वो मिलना चाहिए कि भाई घर पे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो किसी भी तरह से वो मिल नहीं रहा है, या वो न्यायालय को ऐसा लगता है कि वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है, कि वो या खुद फरार चल रहा है, या मतलब न्यायालय के सामने आने से बच रहा है वो, या अपने ऊपर जो उसके ऊपर वारंट न्यायालय ने निकाला है, या वो उस वारंट को अपने ऊपर उसका एग्जीक्यूशन नहीं होने दे रहा है, तो उस ऐसे प्रकार के केसों में कोर्ट उसके ऊपर उद्घोषण निकालती है, उसके ऊपर प्रोक्लामेशन निकालती है। शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो आरोपी जिस जगह रह रहा हो, जिस एरिया में रह रहा हो, उसको वहाँ पे वारंट पहुँच ही ना रहा हो, उसको सूचना मिल ही ना रही हो, ऐसा भी हो सकता है। तो उन सब संजोगों में, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कि किसी के ऊपर कोई एफआईआर हुई है और पुलिस ने उस व्यक्ति को जवाब देने के लिए, हाजिर होने के लिए बोला है कि पुलिस स्टेशन में फलाना दिन तुम्हें हाजिर होना है, और वो व्यक्ति पुलिस स्टेशन में हाजिर नहीं हो रहा है और उसके बाद से वो फरार चल रहा है, ये वो मिल नहीं रहा है और वो जवाब देने के लिए पुलिस स्टेशन नहीं आ रहा है, तो पुलिस द्वारा कोर्ट में एप्लीकेशन देके भी उसके फरारी के ऊपर वो उद्घोषण निकलवाया जाता है। उसमें जब उद्घोषण निकलता है तो उद्घोषण का जो होता है प्रोक्लामेशन का, वो 30 दिन का समय होता है कि 30 दिन के अंदर फलानी मतलब कि कोर्ट में हाजिर होना है, कोर्ट के सामने हाजिर होना है, या पुलिस स्टेशन में हाजिर होना है, जहाँ भी जो भी उसमें जगह लिखी हो, वो 30 दिन का टाइम है। 30 दिन के समय में उस व्यक्ति को वहाँ पे हाजिर होने का होता है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति है कि फरार नहीं चल रहा था, उसको मालूम ही नहीं हुआ कि भाई उसके ऊपर वारंट हो गया, उसके ऊपर केस हुआ है, तो उन सब के लिए पहले फर्स्ट स्टेप पे ये बोला हुआ है कि उसके लिए प्रोक्लामेशन निकलेगा, उसके लिए उद्घोषण कोर्ट द्वारा निकाला जाएगा। अब उद्घोषण तो कोर्ट ने निकाल दिया, अब वो उद्घोषण की जानकारी आरोपी को कैसे देंगे, तो उसमें ये कहा गया है कि पॉइंट नंबर 1 है कि उद्घोषण की जानकारी जैसे वो व्यक्ति जहाँ वो रहता है रेगुलरली, ऑर्डिनरली जहाँ पे वो रहता है, जहाँ पे उसका घर है, उस घर के कोई कन्पीशियस पार्ट पे, या फिर जो उसका गांव है, जिस गांव में शहर में रहता है, उसका जो कन्पीशियस पार्ट है, जो उसका मतलब ज़्यादा लोग जहाँ आते जाते हैं दिखाई देता है, ऐसी जगह में उसको उद्घोषण को चिपका भी सकते हैं, वो चस्पाया जाएगा, या फिर उसको बोल के पढ़ के भी ऐसे शहर में या ऐसे गांव में बोल के भी उसको उद्घोषण को प्रचार किया जाएगा उसको कि भाई फलाना व्यक्ति पे ऐसे ऐसे ये वारंट निकला हुआ है, वो कोर्ट के सामने 30 दिनों में हाजिर हो जाए, वरना उसकी संपत्ति जब्त की जाएगी, जो भी एक्स्ट्रा जो भी उसमें लिखा हो। अगर वो नहीं मिलता है तो उसके गांव में कन्पीशियस पार्ट पे, या उसका जो घर है कन्पीशियस पार्ट है जो सहलाई से देख सकते हो, जहाँ दिखाई देता हो सबको, ऐसे पार्ट पे क्या होगा, वो जो उद्घोषण है वो वहाँ पे चिपकाया जाएगा ताकि उसको पता चल सके। उसके बाद फिर आता है कि अगर वो तब भी नहीं आ रहा है, उसके बाद क्या होगा कि दूसरा एक उद्घोषण को पूरे एरिया में सबको पता चले, या मतलब वो व्यक्ति कहीं छुपा हो या कहीं गया हो उसको पता चले। इसलिए इसमें एक प्रोविज़न और किया गया है कि जो उद्घोषण है उसको जो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रसिद्धि वाला न्यूज़पेपर है, जो डेली न्यूज़पेपर है, उस न्यूज़पेपर में भी उस उद्घोषण को निकलवाया जाएगा, उस पेपर में भी उसको दिया जाएगा। तो ये इस तरह से उद्घोषण का दिया हुआ है कि उद्घोषण कैसे होगा। उसके बाद में है कि जैसे आईपीसी की कोई धारा है, 302 है, 304 है, 307 है,
467 है और 395 है। ऐसे सब जो सेक्शन है इसमें सेक्शन दिए गए हैं कि जैसे 392, 393, 394, 395, 396, 7, 398, 400, 402, 460, 364, जो ये सभी सेक्शन दिए गए हैं उनमें क्या कहा गया है कि ऐसे सेक्शन का जो अपराधी है, जो प्रोक्लेम्ड एक्यूज्ड है, उसके सामने भी ये उद्घोषण उसी तरह निकाला जाएगा जो इसमें पहले बात की गई है उसके अनुसार ही, लेकिन वो उसमें उद्घोषित आरोपी माना जाएगा। तो ये इस तरह से सभी में प्रोविजंस ये इसी तरह लागू होगी। और वो क्या है कि जैसे किसी का उद्घोषण निकला हुआ है, आपने देखा होगा कि जैसे उद्घोषण निकला है और कुर्की के लिए पुलिस आती है कि कोई आरोपी मिल नहीं रहा है। आपके आसपास भी आपने देखा होगा कि फलाना फलाना व्यक्ति का लड़का ये सो एंड सो उसने किया था और पुलिस ने उसके घर की कुर्की का नोटिस लगाया है। तो ऐसे क्या है, वो कुर्की का नोटिस भी लगाया जाता है। वो इसीलिए लगाया जाता है कि 30 दिन के अंदर भैया तो तुम हाजिर हो जाओ पुलिस के सामने या कोर्ट के सामने जो बोला गया है, और तुम नहीं हाजिर होते हो तो तुम्हारे घर की चल जो संपत्ति है उसकी कुर्की की जाएगी। तो ये होता है कुर्की से संबंधित उद्घोषण, लेकिन उसके लिए 30 दिन का समय निश्चित किया गया है। उद्घोषण होने के बाद प्रोक्लामेशन के बाद 30 दिन का मिनिमम टाइम देना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी है। उसके बाद हम बात करेंगे सेक्शन 83। सेक्शन 83 है अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग। जो आदमी फरार है उसकी प्रॉपर्टी कुर्की करने के, जब्त करने के संबंध में है, ये उसकी संपत्ति जब्त की जाएगी। लेकिन जब्त कैसे की जाएगी, जैसे मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। कुर्की जब्त कैसे की जाती है कि जैसे कोई भगोड़ा है, जैसे किसी ने फाइनेंशियली, आपने टीवी में देखा होगा काफ़ी अभी अपने देश के भगोड़े चल रहे, इधर उधर दूसरे देशों में जाके छिप गए हैं, तो उनके अगेंस्ट में क्या होता है कि प्रोक्लामेशन निकाला जाता है। जैसे किसी ने बैंक से लोन लिया है 10,000 करोड़ का, 5,000 करोड़ का, और जब लोन भरने गया वो डिफ़ॉल्ट हो गए, भाग गए देश छोड़ के, तो फिर क्या करती है कोर्ट कि उनके सामने उद्घोषण निकालती है कि भाई तुम भाग गए हो, या तो तुम सो एंड सो डेट को 30 दिन के अंदर यहाँ पे हाजिर हो जाओ, और हाजिर नहीं होंगे तो तुम्हारी संपत्ति जब्त की जाएगी। तो उसके बाद ये संपत्ति जब्त की जाती है जब 30 दिन के अंदर कोई हाजिर नहीं हो रहा है कोर्ट के समक्ष या पुलिस के समक्ष हाजिर नहीं हो रहा है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे कोई पुलिस के समक्ष या कोर्ट के समक्ष हाजिर नहीं हो रहा है, तो फिर उसमें क्या करेंगे कि वो जैसे उस जो आदमी भाग गया है, फरार हो गया है, उसकी जैसे संपत्ति है, उसकी प्रॉपर्टी है, उसकी ज़मीन है, उसके घर है, मकान है, गाड़ियाँ है, या उसका बैंक बैलेंस है, वो बैंक बैलेंस तक का जो कोर्ट है वो उसका सीज कर सकती है, मतलब उसको जब्त कर सकती है। या फिर उसकी कोई संपत्ति है, कोई किसी भी प्रकार की संपत्ति हो सकती है, वो उसमें जानवरों का भी समावेश होता है, वो गाय भैंसे रखता है, वो भी उस संपत्ति में आती है। खेती से कोई प्रॉपर्टी आई है, खेती से कोई फसल आई है कि जैसे आलू उगे थे, आलू है, प्याज है, या मतलब सेब है, कुछ भी है, मतलब जो खेती से आया है, वो उस चीज़ की, उसकी चल अचल संपत्ति की जब्ती की जाती है। इसमें फिर ये भी कहा गया है कि वो जो उसकी प्रॉपर्टी सीज की जाएगी उसके संबंध में, अगर वो जैसे जॉइंट फैमिली की प्रॉपर्टी है, अब उसमें बात आएगी कि इसमें तो हमारा भी हिस्सा है, या फिर उसके रख रखाव की बात आएगी, तो उसमें क्या होता है उस संबंध में कि कोर्ट रिसीवर को अपॉइंट कर सकती है। और रिसीवर कैसे अपॉइंट होगा, रिसीवर अपॉइंट होने के लिए इसमें बोला है कि जो सीपीसी में जो प्रोविज़न है रिसीवर के लिए, वही सेम प्रोविज़र इसमें जो सिविल प्रोसीजर कोड के है, वही प्रोसीजर सभी इसमें भी फॉलो किए जाएंगे, सेम प्रोसीजर। तो इस तरह से ये संपत्ति जब्त की जाएगी। फिर इसमें ये कहा है कि जैसे भी कोई संपत्ति ऐसी है कि जो गल जाएगी, सड़ जाएगी, ऐसी कोई संपत्ति है जो डिके, जो नाश हो सकती है जल्द से जल्द, जैसे कोई भी जो मैंने जैसे बोला कि आलू है, सेब है, प्याज है, वो ज़्यादा टाइम तक स्टोर करके नहीं रखे जा सकते, तो उसको कोर्ट क्या करेगी, जो भी उसको योग्य लगेगा उस हिसाब से उसको मार्केट में बेच के, या मतलब कैसे भी करके उसकी हराजी करके बेच के, और उसके पैसे को एक तरफ साइड पे सेव करके रख देगी। तो इस तरह से ये जो संपत्ति का ये पता है कि इससे मालिक को नुकसान हो सकता है कि अगर ये सड़ जाएगी, गल जाएगी, और इसका कोई पैसा भी नहीं मिलेगा किसी भी तरह से, तो उसको क्या करेगी कोर्ट, उस संपत्ति को
वो बेचकर उसके पैसे साइड पे रख देगी। इसमें फिर क्या कहा गया कि जो संपत्ति जब्त की गई है, उस संपत्ति पे जो भी जब्त की गई है उस पे उसको 6 महीने तक बेच नहीं सकते हैं। 6 महीने तक उस संपत्ति को बेचा नहीं जाएगा। ठीक है। इसमें अब यहाँ पे आता है सेक्शन 84 आता है, क्लेम एंड ऑब्जेक्शंस टू अटैचमेंट। जो संपत्ति जब्त की गई है उस पर कोई ऑब्जेक्शन ले सकता है, उस पर कोई क्लेम कर सकता है कि भाई ये प्रॉपर्टी में तो हमारा हिस्सा है या ये हमने खरीदा है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि जैसे कोई व्यक्ति है, उसने जैसे प्रोक्लामेशंस उद्घोषण आज की तारीख में निकाला गया है, लेकिन वो उद्घोषण निकाला गया उससे 15 दिन पहले या महीने पहले उसने वो संपत्ति किसी के नाम पे ट्रांसफर कर दी, उसने किसी को बेच दी और खरीदने वाले ने भी वो संपत्ति खरीद ली लेकिन उसका कब्जा नहीं लिया है और कोर्ट को नहीं पता है कि वो संपत्ति बिक चुकी है। तो उस संबंध में क्या होगा, तो यहाँ पे उसके लिए जिसने वो संपत्ति खरीदी है वो योग्य जो भी उसके साक्ष्य है, जो भी उसके एविडेंस है, वो लेके कोर्ट के सामने ऑब्जेक्शन ले सकता है कि भाई ये संपत्ति तो मैंने खरीद ली थी, उसके बाद आपने इसका उद्घोषण किया है। तो इस तरह से कोर्ट उस पर डिसाइड करेगी, डिसीजन लेगी, वो ऑब्जेक्शन सुनेगी। उस पर अगर किसी ने क्लेम किया होगा, कोई उस पर लोन चल रही, किसी बैंक की लोन है उस पर, तो वो सब कुछ कोर्ट उसमें देखेगी और जो रिसीवर अपॉइंट किया सब कुछ उसको बोले कि इसका हिसाब किताब रखना है। अगर उसमें किसी का हिस्सा है वो हिस्सा बांटना है या कुछ भी करना है। अगर कोर्ट अंशतः या किसी भी तरह से वो पूरा जो उसका वो है संपत्ति है उसको या थोड़ा कुछ बहुत अंश किसी को देती है या कोई भी एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट करती है, वो नामंजूर करती है कोर्ट, वो संपत्ति देने के पक्ष में नहीं है, उसको योग्य जो साक्ष्य आए हैं वो उसको सही नहीं लगे, जो एविडेंस दिए गए हैं, तो उसके संबंध में क्या कहा गया है कि उस 1 साल तक के लिए अगर किसी की ऐसी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है तो वो एपेलेट कोर्ट में, ऊपर की अदालत में उसका अपील कर सकता है। और इसमें यह भी कहा गया है कि जो नाराज व्यक्ति है वो इसका दावा भी कर सकता है 1 साल के अंदर। 1 साल का इसमें समय पीरियड दिया गया, तो 1 साल तक इसमें दावा भी किया जा सकता है। जैसे अभी सेक्शन 85 है, रिलीज सेल एंड रिस्टोरेशन ऑफ अटैचमेंट प्रॉपर्टी। इस संपत्ति को बेचा भी जा सकता है और इस संपत्ति को रिलीज भी किया जा सकता है और रिस्टोरेशन भी किया जा सकता है, ऐसा इसमें कहा गया है। लेकिन कैसे, जैसे इसमें कहा गया इफ द प्रोक्लेम्ड पर्सन डज नॉट अपीयर विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन द प्रोक्लेमेशन the property under the attachment shall be at the disposal of the state government, but it shall not be sold until the expirations of 6 months from the date of attachment। इसमें यह कहा गया है कि राज्य सरकार को बेचने के लिए कोर्ट संपत्ति सुपुर्द कर सकती है, बेचने के लिए सरकार को बोल सकती है कि उस संपत्ति को बेचा जाए, लेकिन वो समय पीरियड 6 महीने से कम नहीं होना चाहिए। 6 महीने तो जैसे पहले 1 महीना दिया हाजिर होने के लिए, उसके बाद फिर उसको 6 महीने और दिए, उसके बाद फिर 2 साल और दिए जाते हैं कि जैसे उस सरकार के कब्जे में संपत्ति चलेगी तो उसके बाद 2 साल के अंदर भी वो हाजिर हो सकता है। इसमें जैसे कहा गया है कि 6 मंथ इन इफ विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ अटैचमेंट एनी पर्सन हुज प्रॉपर्टी इज और हैज been at the disposal of the state government under subsection 2 appear voluntarily or is apprehended and brought before the court by whose order the property was attached or the court to which such court is subordinate and proves to satisfied of the court। इसमें यह कहा गया है कि अगर कोर्ट को ऐसा सेटिस्फेक्शन होता है कि वो आदमी अरेस्ट किया गया है या वो आदमी खुद कोर्ट के सामने हाजिर होता है कि और कोर्ट को ये लगता है कि नहीं भाई ये जानबूझ के उसकी गिरफ्तारी को नहीं टालने की कोशिश कर रहा था, तो उस संबंध में उस व्यक्ति को अगर कोर्ट सेटिस्फाई होती है तो वो संपत्ति रिस्टोर की जा सकती है, वापस दी जा सकती है। और इसमें दूसरा क्या है कि अगर कोई भी इससे तो भी नाराज होता है प्रॉपर्टी से, उसके बाद भी प्रॉपर्टी से नाराज होने के बाद भी वो सेक्शन 86 के हिसाब से वो जैसे अपील करते हैं किसी भी क्रिमिनल एप्लीकेशन में, ऐसे अपील कर सकता है, दावा कर सकता है, हाई कोर्ट में रिवीजन अर्जी कर सकता है। ऐसा मतलब सब कुछ उसके पास में ऑप्शन है। ये मैंने जो समझाया है ये लंबा काफ़ी है,
लेकिन मैंने इसको डिटेल में आपको एक प्रैक्टिकली समझाया है, जिससे आपको समझ भी आ सके और एग्जाम में किस तरह से इसको लिखा जा सकता है। मैंने पॉइंट वाइज इसमें सब कुछ कवर कर लिया है। अगर आप इस तरह से भी इसको एग्जाम में लिखोगे, एलएलबी की एग्जाम हो या कहीं भी किसी भी एग्जाम में, जज की एग्जाम में कहीं भी आएगा, तो इस तरह से भी ये लिखा जाएगा तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इसमें सभी पॉइंट्स कवर किए गए हैं। मेन पॉइंट्स है, मुद्दे होते हैं कि ये किस तरह से जब्ती होती है और ये जब्ती कैसे की जाएगी, टाइम पीरियड क्या होगा, इसका अपील कैसे की जाएगी, वो सभी इसमें कवर कर लिया है। आई होप आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिएगा, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी नॉलेज मिले और वो भी जान सके कि कुर्की क्या होती है, प्रोक्लामेशंस क्या होता है। धन्यवाद मित्रों।